हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारत का मुगल वंश। मुगल वंश में अभी तक हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा है। बाबर के बारे में, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा। हुमायूं का किस तरह से भारत से निर्वासित होने के बाद वह पुनः गद्दी पर बैठता है और मुगल वंश की आगे बढ़ाते हैं मुगल वंश को। अब हम पढ़ेंगे उसके पुत्र अकबर के बारे में। अकबर ने किस तरह से भारत पर शासन किए और यहाँ की कई प्रथाओं का अंत किया और कई सुधार किए, उसको हम देखेंगे। एग्ज़ाम में अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अकबर ने भारत पर ऐसा कार्य कर दिया कि उसने पूरा आज उसके पहले जितने शासक हुए थे सब आते थे, भारत को लूट कर जाते थे, लेकिन ये ऐसा शासक था जिसने भारत को अपना देश माना और वह भारत को कई तरह के मुसीबतों से बचाया और एक अच्छा शासक बना। तो हम देखेंगे अकबर के जो उसका समय चला था कब से कब तक, वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक उसका शासन चलता है। आइए हम उसके थोड़ा परिचय के बारे में देखेंगे। 15 अक्टूबर 1542 को उसका जन्म होता है। अमरकोट जो एक जगह है वहाँ पर उसका जन्म होता है। वहाँ के राजा जो हैं वीरसाल के महल में उसका जन्म होता है। वीरसाल एक राजपूत थे, राजपूत वंश में इसका जन्म होता है अकबर का। उसके माता हमीदा बानो बेगम और पिता हुमायूं। उसके बचपन का नाम जलाल था और वह जब गद्दी पर बैठता है कालानौर पंजाब में, तब वह एक उपाधि लेता है। वहीं से उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके प्रधानमंत्री जो थे वो बैरम खां, जिसे वह प्यार से खान बाबा के नाम से भी पुकारता था। अकबरनामा जो लिखे हैं वो अबुल फजल एक राइटर है, इन्होंने अकबरनामा की एक पुस्तक लिखी। उससे उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। बैरम खां का संरक्षण। अकबर 14 साल का होता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, और वह बैरम खां उसमें सेनापति हुआ करते थे हुमायूं के। उसके बाद उसने संरक्षण पूरा किया जो मुगल वंश का, और उसी के संरक्षण में रहकर अकबर शासन करता है। अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना। पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसे बनना या फिर बनना पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। अतः उसका जीवन बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां उसे अपने अंडर में लेकर कार्य करते थे, लेकिन शासक तो अकबर ही था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके पहले हमने देखा 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में होता है, और वहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को होता है, हेमू और अकबर के बीच में। हालांकि बताया जाता है कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर तो उसमें 14 वर्ष का था, हुआ तो था बैरम खां और हेमू के बीच में। अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह का सेनापति, आदिल शाह वही आदिल शाह है, उसका पुत्र शेरशाह सूरी का पुत्र है आदिल शाह, जिससे हम सिकंदर शाह कहते हैं। उसका सेनापति हेमू एक हिंदू शासक है। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और वह पर अपना कब्जा कर लेता है। वहाँ के शासक जो थे वो तारदी बेग को पराजित करवा दिल्ली पर अपना स्थापित करता है शासन, और तारदी बेग भाग कर जाते पंजाब कालानौर जहाँ पर अकबर थे वहाँ पर वह जाता है और सारी बात बताता है कि किस तरह से हेमू ने आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। और आइए हम थोड़ा देखते हैं हेमू के बारे में। हेमू मध्यकाल का एक ऐसा शासक है जो हिंदू शासक है जिसने दिल्ली पर शासन किया। इसके पहले आप देखे होंगे जितने भी शासक हुए सब मुस्लिम थे जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, लेकिन एक पहला शासक था हेमू जो एक हिंदू था। हिंदू होने के साथ साथ इसने जब यह दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद जब दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो वह एक उपाधि लेता है विक्रमादित्य की,
जिसे 14वां शासक यानी 14वां जो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला है, वो 14वां व्यक्ति कौन था? हेमू था। आगे देखते हैं हम 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर बीच में आक्रमण होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। जब तारदी बेग भाग कर पहुँचता है अकबर के पास, वह पूरी घटना बताता है कैसे ऐसे हुआ, दिल्ली पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। तो अब बताता है कि हेमू काफ़ी ताकतवर इंसान है, शायद हम उससे नहीं जीत पाएंगे। और इस दौरान जब यह घटना सुनता है अकबर तो वह थोड़ा भयभीत होता है, लेकिन वहाँ पर खड़े उसका जो संरक्षक है बैरम खां खड़े रहते हैं। वह जब ऐसा बात सुनते हैं कि तारदी बेग इस तरह से बोल रहा है कि हम उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, तो वह गुस्से में अपना तलवार निकालता है और तारदी बेग की हत्या कर देता है। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में यह आक्रमण होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। उस युद्ध में बैरम खां एक ऐसा सेना था जिसने देखा कि हमारी सेना कम है और हमारी सेना से दुगनी सेना है किसकी? हेमू की। तो वह एक जुट बनाता है, उस गुट में बोलता है कि एक से जो है तीरबाजी जो कर रहा था उसका सेना, उससे बोला कि सिर्फ एक व्यक्ति उसके आँख में निशाना साधेगा, बाकी सब युद्ध करेंगे। होता है ऐसा कि अंत में ऐसा ही होता है, तीर जाकर हेमू के आँख में लगती है और वह गिर जाता है और सारी सेना भागने लगती है और अकबर की जीत हो जाती है। आँख में तीर लगने के कारण उसकी पराजित हो जाती है। बैरम खां ने उसके सिर को काटा। बैरम खां जो था वो काफ़ी क्रूर व्यक्ति था, काफ़ी बोला जाए एक तरह से तो निर्दयी व्यक्ति था। उसने उसकी गर्दन काटकर जो है मुगल वंश की स्थापना फिर से दोबारा दिल्ली पर किया। इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन हुआ दोबारा फिर से। एक बार तो हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी करता है, दोबारा जो करता है कुछ ही समय के लिए हेमू करता है। बैरम खां की मृत्यु। आइए हम बैरम खां के बारे में थोड़ा देखते हैं। अकबर को कुछ सरदारों एवं धाई माँ जो थी, एक तरह से बोले जाए तो उनकी दाई माँ बोलते हैं, जो उन्हीं एक धाई माँ कहते हैं। उनका नाम माहम अनगा के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि जो अकबर है वो अपनी माता हमीदा बानो बेगम को कम मानते थे, जितना मानते थे धाई माँ मामा अनगा को मानते थे ज़्यादा। बताया जाता है कि एक बार अकबर पर आक्रमण हुआ और तीर जो है धाई माँ अपने ऊपर ले लेती हैं। यहीं से अकबर जो है उनको ज़्यादा मानते हैं और अपनी माता को कम मानते हैं। अकबर को भड़काने वाला कुछ सरदार थे और धाई माँ जो थी माहम अनगा थी। माहम अनगा का कुछ विचार ये था कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, वो सोचती है कि हमारा पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन ये बैरम खां जो थे वो किसको बैठा दिए? अकबर को बैठा दिए। यहीं से इनके मन में बैरम खां के लिए कुछ विवाद चलने लगता है और अंत में वह अकबर को इतना भरती है कि अंत में अकबर उन्हें निकाल ही देता है। अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने की आदेश दे दिया। धाई माँ ने उसको इतना बहकाया कि उसने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया। वो कहीं पर युद्ध करने के लिए गए थे बैरम खां, वहीं पर आदेश आता है कि अकबर ने आपको बोला है कि आप यहीं से मक्का के लिए रवाना हो जाइए। बैरम खां मान जाते हैं और जाने लगते हैं। एक रास्ते में होता क्या है कि मुग़ल वंशों के बीच कुछ जो मुग़ल वंश के सेना थे उनके बीच कुछ मुठभेद हो जाती है और इस मुठभेद में एक युद्ध छिड़ जाती है जिसे हम तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बैरम खां और अकबर के बीच में होती है तिलवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में जो है बैरम खां हार जाता है और उसे बंदी बनाकर अकबर के पास लाया जाता है। इस युद्ध में बैरम खां पराजित हो जाता है और उसे अकबर के पास लाया जाता है। अकबर उन्हें 3 तरह के विकल्प उनके सामने धरते हैं। पहला, आप मक्का चले जाइए, या फिर किसी जगह का सूबेदारी ले लीजिए, या फिर सेना का सलाहकार बन जाइए। अब बैरम खां सोचते हैं कि मैं अब मक्का ही जाएंगे, यही मेरे लिए उचित होगा। वह मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं।
पुनः मक्का जाने के क्रम में पाटन एक जगह है जो गुजरात में है। बैरम खां अफगान हत्या कर देते हैं। उनका जो एक मुबारक साथ है, मुबारक खां से इनका मुठभेड़ हो जाता है। किसका? मुबारक खां से मुठभेड़ होता है बैरम खां का। वहाँ पर पाटन में गुजरात में इनका मुठभेड़ होता है मुबारक खां से और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खां की 1560 में। आगे देखते हैं हम। अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी, जिसे सलीमा बेगम के नाम से जानते हैं, उससे विवाह कर लेता है, क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद बैरम खां की अब उनकी पत्नी जो है विधवा होने के बाद अकबर सोचते हैं कि वह सड़कों पर न घूमे, ऐसा न हो, क्योंकि बैरम खान ने अकबर के लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए अकबर ने उनकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेते हैं और उनका पुत्र जो है अब्दुल रहीम की शिक्षा देने के लिए आदेश दे देता है। बाद में उसे खान खाना की उपाधि देता है जो नवरत्नों में शामिल होता है। आगे देखते हैं हम। पर्दा शासन, या जिसे हम पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं, जो 1560 से 64 तक चलता है। बैरम खां के जाने के बाद धाय माँ और उनकी जो पुत्री है, धाय माँ की पुत्री जीनी अनगा और पुत्र आधम खां और माहम बेगम जो अकबर की माँ है, वह शासन करती हैं किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। और अकबर शासन करता है जनता के ऊपर, जिसे हम हराम दल के नाम से भी जानते हैं। इस समय धाय माँ माहम अनगा, उनके पुत्र आधम खां, पुत्री जीनी अनगा, माहम बेगम शासन कर रहे थे दिल्ली पर। और आधम खां ने मालवा को लूटा और अधिकांश भाग अपने पास रख लिया। आधम खां किसके अंडर में था? अकबर के। वह जब युद्ध करता है मालवा पर, वह सेनापति रहता है अकबर का, और मालवा पर युद्ध करता है, वहाँ से वह काफ़ी धन को लूटता है और अधिकांश भाग अपने हिरासत में ले लेता है और कुछ ही भाग जो है वह अकबर के पास पहुँचाता है। यह कब करता है? 1561 में। और उसी से कुछ विवाद हो जाता है अकबर और आधम खां के बीच, और वह आधम खां अकबर को मरवाना चाहता है। और अकबर ने जब यह पता पाता है कि यह मुझे मरवाना चाहता है, तो वह आधम खां को मृत्यु दंड दे देता है। आधम खां को मृत्यु दंड देता है 1562 में। 1562 में उसे मृत्यु दंड देने के बाद उसकी जो माता है माहम अनगा, उनको यह सगमा बर्दाश्त नहीं होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। 1562 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और यहीं से जो पेटीकोट शासन है वह टूटने लगता है और इसके उपरांत 1564 तक इसका अंत हो जाता है पेटीकोट शासन का, क्योंकि आधम खां और माहम अनगा, ये दो लोग के जाने के बाद यह कड़ी कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। उसके बाद अकबर का साम्राज्य विस्तार आ जाता है। यहीं से अकबर जो है अपना खुद का फैसला लेना चालू करता है। देखते हैं हम। मालवा जो आधम खां लूटे थे 1561 में, वहाँ के शासक थे बाज बहादुर, को आधम खां ने पराजित किया। यहीं पर उसने पराजित करने के बाद अपने अधिकांश जो धन है अपने पास अधिकांश भाग ले लेता है और कुछ ही भाग जो है अकबर को देता है। उसके बाद देखते हैं हम चुनार पर आक्रमण करता है 1562 में। यहाँ के जो सेनापति थे अकबर के वो अब्दुल खां थे और वहाँ के शासक आसफ खां। चुनार के शासक आसफ खां और उनके जो सेनापति थे वो अब्दुल खां थे, जो मुग़ल की तरफ से लड़े थे और वहाँ पर इन्होंने जीत प्राप्ति की। और आगे देखते हैं हम गोंडवाना का युद्ध करते हैं 1564 में। वहाँ के जो राजा थे वीर नारायण, यह सिर्फ 3 वर्ष के थे। इनकी माता थी दुर्गावती शासन कर रही थी। पुत्र सिर्फ 3 वर्ष का था, उसी के नाम पर वह शासन कर रही थी। और वहाँ पर जो आक्रमण किए थे सेनापति वो थे आसफ खां।
आसफ खां ने दुर्गावती को पराजित करके वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश का झंडा गाड़ा। हम थोड़ा बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार को। जब अकबर का साम्राज्य आता है उसके हाथ में, तो अकबर ने पूरे प्रांत को एक लेटर भिजवाया और उस लेटर में बोला गया कि आप सब शासन करेंगे जैसे कर रहे हैं, लेकिन मुगल वंश के बैनर के तले करेंगे, और जो मान लेगा हमारी बात हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, जो नहीं मानेगा उस पर हम आक्रमण करेंगे, उसे मानना पड़ेगा। और जो नहीं मानते थे उस पर आक्रमण करते थे, जैसे मान लीजिए भी मालवा पर किए, चुनार पर किए और गोंडवाना पर किए। अब हम देखेंगे आगे राजपूत, जिसे राजपूताना कहते हैं, वहाँ एक पहुँचते हैं आमेर में। अब 1562 में वहाँ के राजा जो थे वो भारमल थे, जिसे हम बिहारी मल के नाम से जानते हैं। जब यह खबर पाते हैं राजा भारमल कि अकबर का कहना है कि आप शासन करेंगे लेकिन मुगल वंश के बैनर के तले करेंगे, तो उनके मन में एक विचार आता है कि इसके पहले जो शासक मुस्लिम हुए थे उन पर विश्वास हम लोग नहीं किए थे, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं अकबर के ऊपर। तो भैया एक विचार बनाते हैं कि क्यों ना हम अपनी पुत्री की विवाह अकबर से कर दें, और इस तरह से हमारा साम्राज्य भी बचा रहेगा और हम एक तरह से शासन भी करेंगे। स्वेच्छा से स्वीकार कर ली और उन्होंने अकबर की बात मान ली कि हम आपके बैनर के तले शासन करेंगे। अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे आगे चलकर अकबर जो है जोधा का टाइटल देते हैं, और उनसे विवाह कर लेते हैं अकबर हरकाबाई से। आगे हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, अभी हम उनके साम्राज्य के बारे में देखेंगे। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे अकबर से, वो हम देखेंगे अकबर के सुधारों के बारे में, उसके जो मकबरे हैं उनको बारे में, और बाकी सब कुछ देखेंगे। फिर देखते हैं हम मेवात पे। मेवात जो है 1568 में युद्ध करता है, वहाँ के जो राजा थे उदय सिंह चित्तौड़ के। अकबर वहाँ पर स्वयं आक्रमण करता है। इसके पहले आप देखे होंगे कि वह अपने सेनापतियों से आक्रमण करवा था, लेकिन इस जगह पर वह अकबर स्वयं आक्रमण करता है और वह जीत जाता है, और जीतने के बाद वह जो साम्राज्य है उनको वापस फिर से दे देता है। लेकिन जब उनका पुत्र आता है, जिससे राणा प्रताप के नाम से जानते हैं, 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वह राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। जब उसका राणा सांगा और अकबर के बीच में होता है 1576 पे, तो उसमें आता है मानसिंह। मानसिंह जो है वो जो हरकाबाई है, जिसे जोधाबाई कहते हैं, उनका भतीजा है मानसिंह। मानसिंह और आसफ खां, ये दो व्यक्ति थे मुगल की तरफ से, और राणा प्रताप और हकीम खां, ये दोनों थे राणा प्रताप की साइड से। और यह युद्ध होता है 1576 में और मुगलों की जीत हो जाती है। उसके बाद 1557 में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो पुत्र होता है अमर सिंह, वह शासक बनता है मेवात का। वो आगे चलकर मुगल वंश अकबर के शासनकाल में तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं हम मेवात, रणथंभौर, कालिंजर, मड़वाड़, जैसलमेर, बीकानेर, इन जगह पर मुगलों ने अपना झंडा गाड़ दिया। आगे देखते हैं हम, जब वो आगे बढ़ता है गुजरात की तरफ, अकबर ने स्वयं गुजरात पर और गुजरात को लूटा और सूरत पर जीत प्राप्ति की, बाद में विद्रोह को दबाया। अकबर ने स्वयं जाकर गुजरात सूरत पर अटैक किया, और जब वहाँ पर विद्रोह उभरने लगे तो अकबर ने स्वयं जाकर विद्रोह को दबाया। उसी दौरान गुजरात के युद्ध के समय अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से मिला था, और वह सर्वप्रथम अपने पूरे जीवन में सर्वप्रथम समुद्र के दर्शन किए थे। इसके पहले वह समुद्र देखा ही नहीं था। आगे देखते हैं हम बिहार और बंगाल के साइड में, जब हो जाता है 1574-76 के बीच में, उदय खां, जिनका साम्राज्य काफ़ी फैल रहा था उस समय, वहाँ के शासक जो थे दाऊद खां के समय में, ये जो फैला रहा था अपना शासन दाऊद खां बंगाल बिहार साइड में, तो वह भेजते हैं अकबर
मुनीम खां को आक्रमण के लिए भेजते हैं, लेकिन मुनीम खां जो है असफल हो जाते हैं। उसके उपरांत अकबर स्वयं आता है, आक्रमण करता है और जीत जाता है। उसके बाद हम देखेंगे काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, कंधार, यहाँ पर आक्रमण करते हैं और जीत की प्राप्ति करता है आक्रमण। फिर देखते हैं हम दक्षिण भारत साइड में, जो एक खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। असीरगढ़ का नेतृत्व जो कर रही थी वह चाँद बीबी कर रही थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चाँद बीबी कहाँ पर अपना नेतृत्व यानी अपना साम्राज्य कहाँ पर चला रही थी, वो तो आसीरगढ़ था। आसीरगढ़ अकबर का अंतिम आक्रमण था। आसीरगढ़ बताया जाता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा सोने पाए जाते थे कि वहाँ की जो चाबियाँ होती थी वो भी सोने की हुआ करती थी। मृत्यु देखते हैं हम, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1665 का हो जाती है और इसका जो अकबर के आगरा के निकट सिकंदराबाद में इसके जो है वो लाश जो बोलते हैं उसको दफनाया गया था। आगरा के निकट सिकंदराबाद में उसको दफनाया गया था। तो यही था हमारा अकबर के बारे में, अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। अभी हम देखेंगे अगले वीडियो में कि अकबर ने किस तरह से सुधार किए और उसके नवरत्नों के बारे में काफ़ी कुछ देखेंगे हम। तो अगर आप इसके पहले जो हुमायूं अकबर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि आप जब चैप्टर से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।